आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डुअल नेचर ऑफ मैटर, चैप्टर 11। और छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो इट इज डुअल नेचर। ठीक है, दिस इज चैप्टर 11। डुअल नेचर में बेसिकली हम मैटर और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। मैं समझाता चलता हूं आपको, ये चीजें बुक से नोट डाउन करनी है। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? बेसिकली द phenomenon ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface ऑफ अ मैटर। किसी भी मेटल से, सपोज दिस इज अ मेटल, इस इलेक्ट्रॉन से, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिनन है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। अब कितने तरीके से किसी मेटल से आप एमिशन कर सकते हो? तो बेसिकली आप 3 तरीके से एमिशन कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? थर्मो आयनिक यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उस मेटल को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के ऊपर पड़ती है और उस लाइट की सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। मान लीजिए म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी और उसके पड़ने के बाद कुछ हिस्सा म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट की वजह से जो एनर्जी हुई दैट इज E इक्वल्स टू एच म्यू। ये एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है और लाइट की एनर्जी इतनी होती है। तो ये यहां से पड़ी, पढ़ने के बाद इसने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और तीसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। फील्ड एमिशन, इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करने से इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकलता है। ठीक है। चौथा है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं हम क्या? सेकेंडरी एमिशन। यानी जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल पर बम्बार्ड करवाएंगे तो ये वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। तो बेसिकली ये 4 तरीके हैं जिससे किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ये चारों चीजों को आपको इसको डेफिनेशन बुक से लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है इसमें। अब हम आते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पर एक कैथोड है, एक रॉड है। यहां से एक लाइट इस कैथोड रॉड पे पड़ी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। डिस्चार्ज यहाँ पे एनोड है, दिस इज सी, दिस इज ए। यहाँ पे माइक्रोमीटर है, सर्किट यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ। जैसा मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, तो E इक्वल्स टू, इससे पहले मैं आपको जरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझा दूं। तो जैसा आप देख रहे हो यहां पर एच म्यू एनर्जी, लाइट की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल्स टू एच म्यू, याद रखिएगा। ये E इक्वल्स टू एच म्यू यहां पे हम कर क्या रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ये एच म्यू एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक कहलाता है वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, और दूसरा डिवाइड हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये वर्क फंक्शन जो है बेसिकली इसको फाई नॉट बोलते हैं। ये फाई नॉट क्या है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो फाई नॉट एंड दिस काइनेटिक एनर्जी, और जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर क्या करता है, यहां से निकल जाता है। इस वर्क फंक्शन का ही फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। इस वर्क फंक्शन को किससे दिखाते हैं, एच म्यू नॉट से। म्यू नॉट क्या है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलती है। तो बेसिकली ये जो रिलेशन आया हमारे पास कि एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। म्यू को आप सी बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन समझना जरूरी है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बेसिकली आपको उस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है जो एक मेटल पे पड़ती है, और पड़ने के बाद उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में खर्च होता है और बचा हुआ हिस्सा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो होप आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जिससे कि हम यहां पर वेरिएशन पता करेंगे। सबसे पहली चीज है वेरिएशन। अब जैसा आप देख रहे हो कि यहां से लाइट इस कैथोड पे पड़ी, कैथोड प्लेट पे पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इस सर्किट के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो, क्या पैदा हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग चीजों का इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जैसे पहला वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है समझिए।
व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटोन एक सेकंड में इस प्लेट पर जो पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। एंड वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, इधर हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, दिस इज योर इंटेंसिटी। दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है समझिएगा। अब यहां पोटेंशियल का दो इफेक्ट है। पोटेंशियल का दो इफेक्ट क्या है? अगर हम यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, समझिएगा इसमें, या नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, दो ही चीज होगी। अगर हमने यहां से नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड क्या है? नेगेटिव है। देख रहे हैं? तो इधर वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जब आप पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? ये करंट सैचुरेट कर जाए, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन को ए पर खींच लेगा तो अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास। तो क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सैचुरेट कर जाएंगे, यानी करंट सैचुरेट कर जाएगा। लेकिन अगर हमने ये नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो क्या? तो उस हालत में कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी उस हालत में क्या हुआ? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं रुके रह गए, यानी कि करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो देखिए करंट सैचुरेट कर गया। दिस इज सैचुरेशन करंट। लेकिन अगर आपने नेगेटिव प्लेट को बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को ही हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको नोट डाउन करना है। जो मैं समझा रहा हूं वही चीज बुक में लिखी है। तो यानी क्या हुआ पोटेंशियल का इफेक्ट? पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्यों सैचुरेट कर गया? अब समझ में आ गया होगा, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आ गए।
और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं रुक गए। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उस समय, ध्यान रखिएगा इस जगह पर एक और चीज वैलिड होती है कि जो ये हाफ mv² है, mv मैक्स का स्क्वायर, ये EV0 के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया EV0। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में कि EV0 जो होता है वो EV0 क्या होता है, वो EV0 बेसिकली वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, सो तो यहां पर पोटेंशियल के केस में आपको ये रिलेशन निकालना है और इससे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H 1/λ minus 1/λ0, that will be equal to how much, EV0। तो हमारा जो जो देखिए यहां पर जो ये था कि HC 1/λ माइनस 1/λ जो हाफ mv² था, अब ये हाफ mv² कन्वर्ट होकर के EV0 के बराबर हो गया। कब, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तब। ठीक है, दूसरी बात कि इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी जितना घटाओगे, फ्रीक्वेंसी को आप, इंटेंसिटी को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने घटाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। जैसे देखिए करंट एक ही हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि जितने, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। यानी 3 पॉइंट्स यहां भी होते हैं। पहली चीज क्या, हर फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अबव, हमारे पास जो बात है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हर एक फ्रीक्वेंसी की, अब मान लीजिए μ1 फ्रीक्वेंसी है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, μ2 का ये होगा, μ3 का ये होगा। इसका मतलब है μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी लोगे उतना नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल जाता जाएगा। तीसरी बात, ये जो सैचुरेशन करंट है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि करंट किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल रहे हैं, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक, ये जितने भी 3 ग्राफ मैंने बताए ये विथ रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट और के साथ थे। अब एक लास्ट ग्राफ है हमारा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके साथ हम रिलेशन देखते हैं। हाउ डज स्टॉपिंग पोटेंशियल
varies with frequency। इसका जो ग्राफ होता है ये जिस तरीके का होता है, स्टेट, and it makes an intercept. This is potential, stopping potential, on this side frequency। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो जिस पे ये जीरो हो रहा है, जिस पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, तो ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ए की और ये है बी की, ठीक है। और जिस इंटरसेप्ट को ये बनाती है वो होता है फाई नॉट बाई ई। ये बताऊंगा आपको ये कहां से आ रहा है। सो दिस इज फाई नॉट 1 बाई फाई नॉट 2। तो फाई नॉट बाई ई इंटरसेप्ट ये बनाती है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस हैं, जिनमें इन्हीं चार बातों को बताया गया है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि टोटल एनर्जी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वर्क फंक्शन और बचा हुआ जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके बाद मैंने ये रिलेशन भी डिस्कस कर लिया आपसे कि ईवी नॉट जो होता है वो hc 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट होता है। इसके बाद ग्राफ्स हैं जिनको कि आपको देखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यस, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। इसको इतना लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटो। जब भी कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो इस तरीके से बिहेव करती है मानो ये फोटोन की बनी हुई है। फोटोन क्या है? फोटोन जो है बेसिकली लाइट की एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ क्वांटा है। क्वांटम फिजिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप। हर फोटोन की मतलब लाइट जो बने हैं वो फोटोन के पैकेट से बनी है, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है जैसा मैंने आपको बताया था E इक्वल्स टू एच म्यू के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। Irrespective of intensity, all photons of a particular frequency or wavelength have the same energy. हर फोटोन की सेम एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच। चौथी बात, फोटोन इज एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ये बात मैंने क्लियर कर दी आपको। एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी से लेना है। फिर सारे के सारे फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स द रेडिएशन अ डेफिनिट एनर्जी व्हिच डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रैवल्स टू मीडियम टू मीडियम। जैसे हमने लाइट ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है, उसका वेवलेंथ चेंज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वैसे ही यहां भी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेलोसिटी और वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते हैं। फोटोन्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, ये न्यूट्रल रहता है। एनर्जी और मोमेंटम हमेशा फोटोन और पार्टिकल के कोलिजन में कंजर्व रहते हैं। तो ये 10 पॉइंट है जो कि आपको इसमें पढ़ना था।
और इसको पूरे को नोट डाउन करना है। इसके बाद आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। लगभग 3/4 चैप्टर हमारा खत्म हो गया। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली हमेशा डुअल नेचर को मानता था। वो मानता था कि लाइट जो है पार्टिकल भी है और वेव भी है, और उसके लिए उसने क्या किया, दो इक्वेशंस का सहारा लिया। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन, और E इक्वल्स टू h म्यू। ठीक है, तो इन दोनों से अगर आप देखिए तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू, तो m हो गया h म्यू बाय c स्क्वायर। तो मोमेंटम होता है कितना, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू सी। So finally, mu by c is h by lambda. So lambda equals to h by c. For matter waves हम इसको h by mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैटर में वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये जो लैम्डा है, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसी को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। अब दो रिलेशन आपको पढ़ने हैं बस यहां पर, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जैसा आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो दिस विल बिकम m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से P निकल गया √2m/के_e। लेकिन अभी आपको बताया मैंने कि के जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देखें तो ev0 के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2mev0। तो द ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो गया, h बाई पी, यानी h बाय √2m ev0। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यू पुट कर दें, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये h की वैल्यू होती है। अपॉन 2 इंटू
इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू V0। तो इस पूरे की वैल्यू आती है लगभग 12.27 एंगस्ट्रम, मतलब 10 की पावर -10 अपॉन रूट अंडर V0। यानी जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है बस उसकी वैल्यू यहां डाल दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ हो गया। तो इस तरीके से हम de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इससे बहुत सारे सिलेबस को बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए उतना ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। दूसरा पार्ट इसी में जुड़ा हुआ टेम्परेचर का है। विथ टेम्परेचर क्या रिलेशन आएगा? टेम्परेचर के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, 3/2 kT इलेक्ट्रॉन की जो होती है, कितनी होती है? 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी के जगह ये डाल देंगे तो P कितना हो जाएगा? तो 2m 3/2 kT। ये हो गया 3m kT। तो लैम्डा हो गया यहां पर कितना? h/रूट अंडर 3m। ये दोनों रिलेशंस मैंने डेवलप कर दिए, आपसे डिस्कस कर दिए, एक विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक विथ टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। एंड होप कि मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। और बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट समझने वाली चीज इसमें इतनी ही है। और होप कि आपको सारी चीजें बहुत मन लगा के कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से हमारा जो 9, 10th और 11 चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। यस, दिस इज चैप्टर 11। सो फाइनली our assignment is complete. So thank you. God bless you. अच्छे से पढ़िए चीजों को।